स्ट्रेस है क्या और ये हेल्थ को किस तरह डैमेज करता है? कुछ लोगों का दिल जो है वो जरूरत से ज्यादा धड़कना शुरू कर दे, उनको खुद अपने दिल की धड़कन, पसीने आने शुरू हो जाएंगे, सांस रुकना शुरू हो जाएगा। मेरे पास पेशेंट आया और वो ऐसी एक्ट्स कर रहा था, मैं भी परेशान हो गया कि हेल्थ वाइज इतना डैमेज हो गया स्ट्रेस से या डिप्रेशन से। जितनी भी बीमारियां हैं और जितने भी इंसान के जिस्म में ऑर्गन हैं, स्ट्रेस सबको इफेक्ट करती है। ऐसे अक्सर पेशेंट आते हैं। एक दफा एक पेशेंट लड़की थी, बिल्कुल स्मार्ट सी, वो इतना सोफा उठा के उसने ऐसे करके फेंक दिया। तो सारे लोग जो हैं, जो भी उनको चिल्ले वगैरह आ रहे होते हैं, वो करना शुरू कर दिए। तो मैंने उनको कहा रिलैक्स, इट्स ओके, कि कोई भूत प्रेत नहीं है। अब किसी ने अपने पेरेंट को खोया है, अब वो दिन रात रोता है, कुछ खा पी नहीं रहा, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, और उसके अंदर जितना डैमेज हो चुका है हेल्थ वाइज, तो उसको कैसे कवर करें? अगर किसी को वहम होते हैं, किसी को अंदेशे हैं, किसी को परेशानी है, किसी से काम नहीं हो रहा, किसी को चीजें वगैरह दिखाई देती हैं, तो ज्यादातर केसेस में वो ड्रामा नहीं कर रहा होता। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो छोटी छोटी चीजों पे जो लोग परेशान होते हैं, ये उनके बस में नहीं है। मेंटल पीस हमारी हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है? अगर हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो उसकी वजह से हम बहुत सारी डिफरेंट बीमारियों से सफ़र करते हैं। अगर हमें स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन है तो हमें नींद नहीं आ रही होती या हमें बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है। इसी तरह हमारा खाना पीना भी बहुत डिस्टर्ब हो रहा होता है। तो आज के इस एपिसोड में डॉक्टर अली अजमल आपको 5 ऐसे तरीके बताएंगे कि अगर आप स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन से गुजर रहे हैं तो आप उनको कैसे कवर कर सकते हैं और कैसे बहुत जल्दी आप अपने रूटीन में वापस आ सकते हैं। तो इसके लिए इस एपिसोड को एंड तक लाजमी देखें। स्ट्रेस है क्या और ये हेल्थ को किस तरह डैमेज करता है? देखिए जी, जो स्ट्रेस है, इसको आमतौर पे लोग टेंशन कहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं मुझे फलां टेंशन है, मेरी सेहत बड़ी अच्छी थी, फलां टेंशन मुझे लेके बैठ गई है। और अक्सर होता है कि फलां चीज़ की टेंशन से मुझे ये हो गया, वो हो गया। तो बेसिकली जिसको लोग टेंशन का वर्ड कहते हैं ना उर्फ़े आम में, वो है स्ट्रेस। और जहाँ तक बात है कि इसकी हेल्थ पे इसका क्या इफ़ेक्ट होता है, तो जी सबसे ज़्यादा जो इंसान की सेहत को जो चीज़ डैमेज करती है, वो है स्ट्रेस। सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक जितनी भी बीमारियाँ हैं और जितने भी इंसान के जिस्म में ऑर्गन हैं, स्ट्रेस सबको इफ़ेक्ट करती है। अगर आप देख लें, सर से शुरू हो जाते हैं। आप देखें जो हेयर फॉल है, बालों का गिरना, आजकल लोगों के बहुत बाल गिर रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह स्ट्रेस है। फिर आप देखें कि आँखों के मसले, नज़र की कमज़ोरी में भी स्ट्रेस का एक इफ़ेक्टिव जो है एक रोल है। उसके अलावा आप देखें कि आजकल ये जो सीज़नल खाँसी, ज़ुकाम, बुखार हो रहा है, ऑब्वियसली ये जर्म्स की वजह से तो होता ही होता है, लेकिन ये स्ट्रेस की वजह से भी होता है। फिर आप देखें मसल्स में पेन होना, मसल क्रैम्प्स पड़ना, उसके अलावा पेट का ख़राब होना, ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, दिल वाली जगह पे दबाव पड़ना, उसके अलावा दिल की धड़कन का एबनॉर्मल हो जाना, और यहाँ तक कि हार्ट अटैक वगैरह हो जाना, ये भी स्ट्रेस इसकी एक बड़ी वजह है। क्रॉनिक इलनेसेस की बात कर लें, जो गुर्दे किसी के, अगर आजकल बहुत इश्यूज़ हैं, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है गुर्दे ख़राब करने में, मैदा ख़राब करने में। उसके अलावा आजकल आईबीएस का एक बड़ा इशू चल रहा है। आईबीएस में जो सबसे मेन रोल है, जिसकी वजह से जो आईबीएस होता है, वो स्ट्रेस है। फिर हड्डी के मसले देख लें, गर्ज के आप सर के बालों से लेके पाँव के नाखून तक जितने भी हमारे मसले हैं, उसमें स्ट्रेस जो है ये एक बड़ी वजह है। ये एक बहुत आजकल की लाइफ में मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर जो मसले लोगों को हो रहे हैं, वो स्ट्रेस की वजह से हो रहे हैं। अब देखें ना, आजकल लोग बीमार हो रहे हैं, हालांकि होना तो ये चाहिए था कि पहले की दौर की निस्बत आज का इंसान ज़्यादा सेहतमंद होता। क्यों? क्योंकि आजकल दवाइयाँ बहुत अच्छी आ गई हैं। अब देखें ना, पहले क्या था, पहले वो जो मलेरिया था, अच्छा बाय द वे पुराने वक्तों में मच्छर डॉन हुआ करता था, वो मच्छर से बड़ा डर लगता था, वो काटता था, मलेरिया होता था, वो पूरी की पूरी वो नस्लें जो है वो ख़त्म हो जाती थी। इस तरह की और भी बड़ी बीमारियाँ हैं, ये लीपर जो हैं, कोड जिसको कहते थे, अच्छा वो उसमें भी क्या था, वो भी एक, जैसे मैंने बताया, मच्छर एक डॉन हुआ करता था। आजकल क्या है, आजकल हमको एक कॉइल लगाएं या मलेरिया हो तो दो हम उसको टैबलेट दें तो मलेरिया ठीक हो जाता है। तो बात यह कि आजकल दवाइयाँ अच्छी आ गई हैं, रिसर्च अच्छी हो गई है, मेडिकल साइंस ने तरक्की कर ली है, लेकिन फिर भी उम्र कम हो गई है। डिप्रेशन उतना ज़्यादा बढ़ गया है, स्ट्रेस उतना ज़्यादा बढ़ गया है, ज़रा सा हमें कोई प्रॉब्लम होता है, इवन मेरे साथ 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ कि अगर मेरे सर में भी दर्द हो रहा है और मैं हॉस्पिटल गई हूँ कि भाई नहीं ठीक हो रहा, मुझे कोई माइग्रेन इश्यूज़ नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन मैं हॉस्पिटल गई हूँ चेकअप करवाने, तो उन्होंने कहा कोई एंग्जाइटी चल रही है, कोई स्ट्रेस चल रहा है। बच्चा कोई बेहोश हो गया, कोई एंग्जाइटी चल रही है, कोई स्ट्रेस चल रहा है। उसके
पीछे मसल्स में कोई पेन हो रही है, तो कोई एंग्जाइटी चल रही है, कोई स्ट्रेस चल रहा है। मतलब हर पेशेंट ही, हर बंदा ही स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन से गुजर रहा है। इतना कॉमन हो गया है। जी बिल्कुल, देखिए ना आजकल तो बहुत कॉमन हो गया, जैसे हम वही बात कर रहे थे कि होना तो ये चाहिए कि आज के इंसान की उम्र लंबी होनी चाहिए, क्योंकि दवाइयाँ अच्छी आ गई हैं, खाने अच्छे आ गए हैं। आज के इंसान की बीमारियाँ कम होनी चाहिए। अगेन दवाइयाँ अच्छी, सारी चीज़ें ठीक-ठाक हैं, पहले के दौर की निस्बत। लेकिन फिर भी क्यों बीमारियाँ बढ़ गई हैं? जो आपने बिल्कुल बड़ी रेलेवेंट बात की, स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, आजकल हर दूसरे शख्स को तो स्ट्रेस है। और उसकी एक बड़ी वजह जो है वो जैसे जो आपने सिम्पटम्स की बात की, अच्छा आम तौर पे आजकल ना स्ट्रेस और एंग्जाइटी की ज़्यादातर जो सिम्पटम्स हैं वो फिजिकल सिम्पटम्स हैं। मतलब कि कुछ खिंचाव महसूस हो रहा है, उसके अलावा जैसे अक्सर कुछ लोगों का पेट खराब रहता है, 8-10 घंटे की नींद ले ले ली है फिर भी थका-थका है। उसके अलावा काम करने को दिल नहीं करता, ओवरथिंकिंग है, प्रोक्रेस्टिनेशन है, ख़याली पुलाव हमने बहुत ज़्यादा पकाने हैं लेकिन कोई काम करना पड़ जाए तो एनर्जी नहीं है। तो ये सारी की सारी स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी की फ़िज़िकल सिम्पटम्स हैं। स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी आजकल हमारे जिस्म में आ गई है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, वो सारी चीज़ें देखते हैं, कुछ रीज़न होती नहीं है, फिर क्या होता है? हम उसको कहते हैं कि ये स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी की वजह से। अच्छा ये सिर्फ़ यहाँ तक मसला नहीं महदूद, पैनिक अटैक्स। हुँ। अब पैनिक अटैक क्या होता है? अक्सर आम तौर पे लोग आते हैं कि जी दिल की धड़कन ठीक है जी। अक्सर आते हैं डॉक्टर साहब मैं बच तो जाऊँगा ना? तो बात ये होती है कि पैनिक अटैक भी स्ट्रेस और प्राइमरीली एंग्ज़ायटी की ही वजह से होता है। भागते हैं, ईसीजीज़ करवाते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट के पास, दिल के डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो सारे टेस्ट करा लेते हैं लेकिन होता कुछ भी नहीं है, होता सिर्फ़ पैनिक अटैक है। पैनिक अटैक क्यों होता है? यही स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी की वजह से। तो बेसिकली ये चीज़ हमने समझनी है जिसको भी पैनिक अटैक होता है। अच्छा क्योंकि बात हो रही है तो मैं इसको इलाज भी बता देता हूँ पैनिक अटैक का। देखिए लेकिन पहले आप ये बताएँ कि पैनिक अटैक कितनी किस्म का हो सकता है? और इसमें आपकी बॉडी में क्या-क्या चेंज आता है? हर इंसान को डिफरेंट किस्म का अटैक होता होगा, लेकिन हम उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि आया ये पैनिक अटैक ही है या कोई और बीमारी है या कोई और प्रॉब्लम है। तो आप पहले ये बता दें कि ये पैनिक अटैक होता क्या है और ये आगे कितनी किस्म का होता है? देखिए जहाँ तक पैनिक अटैक की बात है, तो ये अक्सर जैसे दिल का दौरा पड़ता है, ये उसकी सिम्पटम्स ओवरलैप करती हैं, लेकिन वो दिल का दौरा नहीं होता, वो पैनिक अटैक होता है। मसलन पैनिक अटैक में क्या होगा, कुछ लोगों का दिल जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा धड़कना शुरू कर देगा, मतलब कि दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी। उसके अलावा दिल की धड़कन एबनॉर्मल हो जाएगी, उनको खुद अपने दिल की धड़कन सुनाई देगी, इस हद तक एबनॉर्मल हो जाएगी। पसीने आने शुरू हो जाएँगे, हाथ काँपना शुरू हो जाएँगे, उसके अलावा साँस रुकना शुरू हो जाएगा। अब ये जिसको भी सिम्पटम्स हों, ये पैनिक अटैक की सिम्पटम्स है। अच्छा हार्ट अटैक में भी ऐसी ही मिलती-जुलती सिम्पटम्स ही होती हैं। अब जिसको पैनिक अटैक होता है, वो क्या करता है, वो फ़ौरन इमरजेंसी में भागता है। अब इमरजेंसी में लगता है कि जी कोई हार्ट अटैक है। अब क्या होता है जब दिल के टेस्ट करवाते हैं, तो दिल में कुछ भी नहीं होता, वो होता पैनिक अटैक है। अब जिसको पैनिक अटैक होता है, वो परेशान हो जाता है कि अगर मुझे कुछ नहीं है, तो ये फिर हो क्या रहा है मुझे? दिल भी तेज़-तेज़ धड़क रहा है, साँस भी मेरा रुक रहा है, पसीने भी आ रहे हैं, बोला भी नहीं जा रहा, हाथ-पाँव भी फूल रहे हैं, हाथ-पाँव भी काँप रहे हैं, तो ये फिर क्या है? कुछ लोग इसको मेडिकल इमरजेंसी समझ लेते हैं कि अक्सर उनका कहता है जी आज गए, अभी गए, वो हुँ, उनका एक माइंड में ये होता है कि ये जी एक जानलेवा मर्ज़ है। हुँ। तो ये है पैनिक अटैक। अब जो कितनी किस्मों के होते हैं, सिम्पटम्स जो हैं ये पैनिक अटैक्स की यही होती हैं, लेकिन हम इनको कैटेगराइज़ कर सकते हैं कि किसी शख्स में हो सकता है कि दिल की धड़कन ज़्यादा हो, साँस का मसला ना हो। कुछ लोगों में ये पैनिक अटैक साँस की तरफ ज़्यादा इसकी सिम्पटम्स हो सकती हैं, दिल की धड़कन कुछ हद तक एब्नॉर्मल हो सकती है। तो ये इस तरह से हम पैनिक अटैक को कैटेगराइज़ करते हैं। अब देखें, अब आप चले गए हॉस्पिटल, अब सारे आपके टेस्ट हो गए, अब निकला ही कुछ नहीं। लोग ये कहते हैं कि फिर ये है क्या? मैं जब किसी भी डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, निकल मुझे कुछ रहा नहीं है, तो लेकिन ये सिम्पटम्स क्या है? मैंने तो मरने की प्लानिंग कर ली थी। ये लोगों की बातें हैं ना कि मुझे तो लगा था, मैंने तो वसीयत वगैरह भी कर दी थी, मुझे तो लगा आज ही आखिरी दिन है। तो फिर अगर ये कुछ है नहीं तो फिर है क्या? अच्छा, अब उसमें फिर 2 चीज़ें कन्फ्यूज़ कर देते हैं कि जी कुछ असर वगैरह है, ये भी तो आजकल मसला है ना कि ये पैनिक अटैक हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो फलाँ से रिश्तेदार से या दोस्त से कुछ ऐसा मसला हो गया, इसने कुछ करवा दिया होगा, उसके अलावा कुछ चीज़-वीज़ चिमट गई होगी। आजकल ये भी तो मसला है ना कि हमारे मुल्क में आजकल खूबसूरत लोग भी तो बहुत पाए जाते हैं ना। खूबसूरत से मुराद ये है कि जिनको उनकी मदर्स कहती हैं कि बेटा तुम बचपन में बहुत खूबसूरत थे, खुशबू लगा के फलाँ दरख़्त के नीचे से गुज़रे थे, तो तब से तुम्हारे ऊपर कुछ परियाँ-वरियाँ आशिक हुई हैं।
ये भी तो हमारे मुल्क में एक बड़ा मसला है ना। लेकिन वो परियां नहीं होती, वो आप किसी स्ट्रेस या पैनिक वो जी अटैक से या किसी जी डिप्रेशन से जी गुजर जी रहे वो होते हैं। पैनिक अटैक आम तौर पे होता है। अब इसमें फिर लोग क्या करते हैं, जाते हैं इसका कोई इलाज कराते हैं कोई आंवलों से एंड ऑल दैट, या फिर हॉस्पिटल में जाते हैं, तो जिससे वजह से इलाज नहीं होता। पैनिक अटैक का बड़ा आसान सा इलाज है, आप खुद कर सकते हैं। अगर किसी को ये पैनिक अटैक का मसला हो रहा है तो बड़ा आसान सा इलाज है जी। इससे सबसे पहले आपने पैनिक नहीं होना। पैनिक अटैक से पैनिक होना छोड़ देंगे, पैनिक अटैक आपको छोड़ देगा। क्योंकि इसमें होता ये है कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी की वजह से, यानी कि परेशानी की वजह से ये होता है। अब किसी को ये पता चल जाएगी कि मेरी तो लाइफ ही खत्म होने वाली है, मुझे तो बहुत बड़ा मसला हो गया, उससे क्या होगा, परेशानी बढ़ेगी। अब जब पैनिक अटैक पहले ही परेशानी की वजह से हुआ, जान के खतरे का जो आपने महसूस किया उसकी वजह से आपको ज्यादा पैनिक हो गए, वो पैनिक अटैक बढ़ गया। इस वजह से पैनिक अटैक का खत्म करने का ये तरीका है कि पैनिक नहीं होना आपने। ये हो रहा है, इसको होने दें। लंबे लंबे सांस लें, अगर कहीं खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो उठ के ज़रा थोड़ी सी वॉक करना शुरू कर दें, कोई मुंह पे छींटे मार लें, इससे अपने आप को रिलैक्स कर लें। पैनिक अटैक जो है इसका कोई नुकसान नहीं है, और इसका एक दुरानिया होता है 10 से 15 मिनट। आप कुछ कर लें तब भी, इमरजेंसी में भाग जाएं, उधर जाके इंजेक्शन लगवा लें, दवाइयाँ खा लें, या कुछ ना भी करें, पैनिक अटैक ने 10-15 मिनट में ख़त्म होना ही होता है। इसमें अगर दवाई खा लेंगे तब भी, नहीं खाएंगे तब भी। तो सबसे आसान इसका हल ये है कि इससे पैनिक नहीं होना। पैनिक अटैक से पैनिक होना छोड़ दें, पैनिक अटैक आना छोड़ देगा। अच्छा, हमने स्ट्रेस एंजाइटी को डिस्कस किया, तो आप मुझे इसमें डिफरेंशिएशन तो पहले क्लियर करें ना, ताकि ऑडियंस को ये पता चले कि अगर वो इस कैफियत से गुजर रहे हैं तो ये स्ट्रेस है, और अगर वो इस कैफियत से गुजर रहे हैं तो ये एंजाइटी है। तो इसमें मेजर डिफरेंशिएशन जी, क्या है? देखें, जहाँ तक स्ट्रेस की बात है, स्ट्रेस आम तौर पे हम कहते हैं कि जब लाइफ में कुछ भी इश्यूज हमें चल रहे होते हैं तो इंसान उनकी तरफ रिस्पॉन्ड करता है। इस चीज़ को, अगर ये चीज़ ज़्यादा हो जाए तो फिर उसको स्ट्रेस कहते हैं। मसलन अगर सुबह किसी का एग्ज़ाम है तो एक हद तक थोड़ी सी टेंशन, जिसको स्ट्रेस कहते हैं, वो तो होनी चाहिए, वो तो अच्छी बात है। देखें ना, अगर एग्ज़ाम है तो अगर कोई थोड़ी सी स्ट्रेस लेगा तो तभी तो जाके वो सिलेबस कवर करेगा ना। या सुबह मीटिंग है, या इवन के जो अभी हमने ये पॉडकास्ट करना था, तो इंसान थोड़ी स्ट्रेस लेता है कि मैंने फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ जगह पे पहुंचना है, और ये इस तरह से हमारे मामलात हैं। तो अगर स्ट्रेस नहीं होगी तो इंसान काम ही नहीं कर सकेगा। तो सारी जो स्ट्रेस होती है वो नेगेटिव नहीं होती। थोड़ी सी टेंशन, थोड़ी सी परेशानी, ये इंसान के लिए अच्छी होती है। अच्छा, इसमें मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात बताता चलूं कि कुछ देर पहले एक मूवी आई थी जिसमें एक डायलॉग था, ऑल इज वेल। अब ये जो ऑल इज वेल है ना, ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, एक डॉक्टर की कैपेसिटी है। ये जो ऑल इज वेल है ना, इसने बड़े सारे स्टूडेंट्स का करियर खराब किया है। वो कैसे, कि जब सुबह एग्जाम है तो जैसे मैंने बताया कि थोड़ी सी स्ट्रेस तो होनी चाहिए। स्ट्रेस होगी तो बच्चे पढ़ेंगे, स्ट्रेस होगी तो हम जॉब इंटरव्यू पे जाएंगे या कोई काम करेंगे। अच्छा, उन्होंने स्ट्रेस को कैसे खत्म किया, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। कुछ नहीं होता जी, कुछ नहीं होता। अब वो जो थोड़ी सी स्ट्रेस लेनी थी वो नहीं ली, जिसकी वजह से ज्यादातर हमारे स्टूडेंट जो ऑल इज वेल कर रहे थे वो आजकल बेरोजगार है, जो उस दौर में ऑल इज वेल कर रहे थे। तो स्ट्रेस अच्छी चीज भी होती है अगर एक हद तक हो, लेकिन अगर ऐसा हो कि ये स्ट्रेस जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए, फिर हम इसको कहते हैं अब ये नेगेटिव है। फॉर इंस्टेंस, सुबह एग्जाम है और एक स्टूडेंट इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो स्टडी नहीं करता, उसको नेगेटिव थॉट्स और इतने ज्यादा, और थकावट इतनी ज्यादा हो जाती है, पता नहीं क्या बनेगा एग्जाम में, पता नहीं मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। इसमें क्या होता है, ये जो स्ट्रेस होती है इसको फिर हम कहते हैं कि ये अभी जरूरत से ज्यादा है, ये नेगेटिव स्ट्रेस होती है, इसको हमने खत्म करना है। तो जो आपने पूछा स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस कुछ भी नहीं है, ये एक हमारा एक रिस्पॉन्स होता है इंसान का, जो अपनी जिंदगी में जो हार्डशिप चैलेंजेस होते हैं उसके नतीजे में वो करता है। अगर तो थोड़ा होगा और पॉजिटिव होगा तो ये चीज आपके लिए फायदेमंद है, जिंदगी में आपको ये आगे बढ़ाएगी। स्ट्रेस से एक एनर्जी होती है। लेकिन अगर ये जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है और नेगेटिव चीजों की तरफ चली जाती है, उसमें फिर आमतौर पे ये होता है कि फिर हम कहते हैं अब ये गलत है, ये हमें काम नहीं करने दे रही, इससे हमें वसवसे हो रहे हैं। बाज़ औक़ात कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, करते कुछ नहीं है, टाइम गुजर जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनमें टाल मटोल करने की बड़ी आदत होती है। अच्छा, अभी करता हूँ, अभी करती हूँ, कल करती हूँ, कल करता हूँ, परसों करती हूँ, ये होगा, वो होगा। अब ये एक स्ट्रेस की एक नेगेटिव चीज़ है कि काम करना नहीं है, बिल्कुल बैठ जाना है। जैसे ही काम करना शुरू करना है, बहुत ज़्यादा थक जाना। अब ये जो स्ट्रेस है, वो ऐसी स्ट्रेस है जो कि नेगेटिव होती है। अच्छा, अब इसमें दूसरी तरफ आते हैं एंग्जाइटी। एंग्जाइटी भी आजकल स्ट्रेस की जितनी ही कॉमन हमारे माशरे में पाई जाती है, और मैं समझता हूँ कि जितना आज
बनी नौ इंसान का एंग्जाइटी ने काम खराब किया ना, उतना किसी बीमारी ने नहीं किया। यकीन करिए, जो ना, मैं तो अक्सर कहता हूँ कि ये जो बड़ी बड़ी बीमारियां ना, ये इवन के कैंसर, ये बेचारी बीमारियां बदनाम है। असल जो मसले आजकल इंसानों को हो रहे वो हैं स्ट्रेस वो एंजाइटी। स्ट्रेस एंग्जाइटी की वजह से हो रहे हैं। अब एंग्जाइटी क्या है? बगैर वजह का खौफ, बगैर वजह का डर, बगैर वजह की बेचैनी, इसको हम एंग्जाइटी कहते हैं। मसलन ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, अगर ये करूँगा तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा। ये है एंग्ज़ायटी के बगैर वजह के खौफ, बगैर वजह के अंदेशे, जो कि आजकल इंसान को होते हैं। अच्छा, मैं इससे बात करूँगा तो ये आगे से क्या कहेगा? अच्छा, मैं जॉब में के लिए इंटरव्यू में जाऊँगा तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा? अच्छा, मैं एग्ज़ाम में फ़ेल तो नहीं हो जाऊँगा? अच्छा, उसके बाद फिर बिला वजह का एक और खौफ, मतलब कुछ लोगों को ऐसे होता है, ये छत तो नहीं गिर जाएगी, जाऊँगा तो एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा? ये सारी हुँ। एंग्जायटी की सिम्पटम है, ऐसा डर जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। देखिए ना, एक चीज़ है कि अगर कोई शख्स ट्रेन के आगे खड़ा हो जाए, तो उसको डर तो लगेगा ना। शेर के सामने खड़ा हो जाए तो डर लगेगा। लेकिन एंग्जायटी ऐसा डर होता है जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं होती, बगैर वजह के हम डरते हैं, या किसी वजह से ज़रूरत से ज़्यादा डरते हैं। और देखिए ना, सारी एनर्जीज़ तो फिर डर ही ले गया। काम आप कब करेंगे? सारी एनर्जीज़ तो आपने इधर ज़ाया कर दी। उसके बाद बेचैनी, बिला वजह की बेचैनी, ऐसे ही टिक के ना बैठना, बेचैन रहना, सोचते रहना, ओवरथिंकिंग, ये सारी की सारी एंग्जायटी की अलामात है। अब ये तो है एक ऐसी एंग्जायटी जो कि हेल्दी नहीं है, लेकिन बहरहाल इस बीमारी नहीं है। लेकिन अगर हम बीमारियों की बात कर लें तो एंग्जायटी ज़्यादा हो जाए तो इंसान को बीमार कर देती है। मसलन अक्सर आपने देखा होगा, कुछ लोग बार-बार हाथ धोते रहते हैं। वो 100 एक दफ़ा दिन में हाथ धोते हैं। उनको ये वहम होता है जी कि हाथ नहीं मेरे साफ़ हुए। कुछ लोग सफाइयाँ ही करते रहते हैं। कुछ लोग वो लॉक, ताले चेक करते रहते हैं। अब ये एंग्ज़ायटी की एक किस्म है। ये देखें ना, वहम, वसवसा, जिसका कोई बगैर सर मुँह के वसवसे, इसको हम कहते हैं ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अच्छा, उसके बाद अगर इसी से बात करें तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आजकल हर दूसरे शख्स को ओवरथिंकिंग का मसला है। सोचता बहुत हूँ जी, सोचती बहुत हूँ। ऐसे ही हर वक्त ख्यालों में। अच्छा, ओवर थिंकिंग के कुछ और मसले, उस पे भी मैं बात करना चाहूँगा, लेकिन ये एंग्जायटी भी होती है और स्ट्रेस की वजह से भी ओवर थिंकिंग होती है। अच्छा, फिर आजकल नौजवानों को सदमे बड़े लगते हैं। आजकल नौजवानों के दिल बहुत टूटते हैं। पहले तो कभी-कभी टूटते थे, लेकिन आजकल तो अक्सर ही टूटते रहते हैं ना। उसके बाद फिर सैड सॉन्ग सुनना, और फिर वो ख़याली पुलाव पकाना, एक दिन इतना बड़ा बन जाऊँगा कि तुम मुझे देख के पछताओगी। वो भी कहती है आज मैं भी प्रोफ़ेशनल लेडी हूँ, एक दिन इतनी बड़ी बन जाऊँगी, तुम अपने किए पे पछताओगे। ये ऐसी सारी चीज़ें, बार-बार उस मसले को सोचना, तो इसको हम कहते हैं पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। यानी कि किसी ने किसी को, आमतौर पे नौजवानों में टर्म्स चली ना, डिच कर दिया, छोड़ दिया, वो दूसरे का जी दिल टूट गया। उसके बाद फिर वो जज्बाती तौर पे वो सारा एक रोलर कोस्टर शुरू हो गया। इसको हम कहते हैं, अगर ये ज़्यादा हो जाए, बार-बार ख़्यालात आने शुरू हो जाएँ, सोते-जागते उसके ख़्यालात, ये, अच्छा बाय द वे, दिल टूटना और उसके बाद सैड सॉन्ग सुनना, ये में कोई अच्छी बात नहीं है। ये जो लैला मजनू हीर रांझा बने हुए हैं ना, ये इतनी अच्छी बात नहीं है कि वो उसके बाद 6-6 महीने उसी सदमे में रहना और सोचते रहना, उस ख़्यालों को बार-बार सोचना, उसने क्यों ऐसा किया था मेरे साथ, उसने मेरा दिल क्यों तोड़ा, मेरी क्या गलती थी, ये वो। इसको हम, अगर ये हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको हम कहते हैं पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अच्छा, ये भी एक एंग्जायटी की किस्म है। अभी हमने शुरू में डिस्कस किया था पैनिक अटैक, ये भी एंग्जायटी की एक फॉर्म है। फिर जनरलाइज्ड एंग्जायटी डिसऑर्डर, कि हर छोटी-छोटी बात पे परेशान रहना, हर छोटी-छोटी बात पे। अच्छा, ये कप पैसे क्यों नहीं रखा, ये साफ नहीं है, इसको, अच्छा ये इसका जो है वो पंखे का मुँह इधर क्यों है, पंखा ठीक तरह से नहीं चला। यानी कि रूटीन की छोटी-छोटी चीज़ों में ज़रूरत से ज़्यादा परेशान होना, इसको हम कहते हैं जनरलाइज्ड एंग्जायटी डिसऑर्डर। अच्छा, इसमें ये तो हो गई बुनियादी फ़र्क स्ट्रेस और एंग्जायटी में। इसमें क्योंकि ओवरथिंकिंग की बात की थी, तो आजकल ये नौजवानों का बड़ा मसला है। इस पे मैं ज़रा आपको ब्रीफली बताता चलूँ। अच्छा, जो ओवरथिंकिंग है, ये कोई बीमारी तो नहीं है, लेकिन ये बीमारी में भी हो सकती है। अब होता है ना कि लोग अक्सर पूछते हैं कि जी डॉक्टर साहब, ओवरथिंकिंग हम बहुत करते हैं, क्यों करते हैं ओवरथिंकिंग, और इसका इलाज बताएँ। देखिए, जो ओवरथिंकिंग है, ये मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर होती है। स्ट्रेस में भी ओवरथिंकिंग होती है, एंग्जायटी में भी ओवरथिंकिंग होती है, डिप्रेशन में भी ओवरथिंकिंग होती है, हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन इसके अलावा ज़्यादातर लोग जो ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, वो बीमार नहीं हैं, उनकी एक आदत बन गई है। तो कुछ लोगों को ओवरथिंकिंग का मज़ा आता है, हर वक़्त सोचते रहना, काम कोई ना करना। अब उसमें कुछ लोगों की पर्सनैलिटी होती है, इसको हम कहते हैं सुस्ती करते हैं ना, कि बस जी सोचते रहना, ख़याली दुनिया में रहना, काम नहीं कोई करना। बड़े-बड़े ख़यालात और प्रोक्रेस्टिनेशन, ऐसे कर दूँगा, वैसे कर दूँगा, और फिर पूरा दिन इसमें ज़ाया कर लेना, और फिर सुबह फिर वही लूप
लूप होल में फंस जाना ओवर थिंकिंग के। एक तो इसकी ये बड़ी वजह है ओवर थिंकिंग की। अच्छा, उसके बाद ना फिर कुछ हमारी आदतें हैं, ज़हनी तौर पे आदतें हैं। कुछ लोग होते हैं, उनको बड़ा मज़ा आता है बातों को अपने दिमाग में रखना, कि मिसाल के तौर पे आज अगर सुबह बॉस ने कुछ कह दिया या पेरेंट्स ने कुछ डाँट दिया या कुछ और इस तरह का कोई मसला हो गया, तो वो बात जो है हमारे दिमाग में स्टक हो जाती है, फँस जाती है। अब जब तक वो बात निकलेगी नहीं ना, इंसान ओवर थिंकिंग करता रहेगा। तो अगर ये कुछ वजूहात हैं ओवर थिंकिंग की, ख़याली पुलाव पकाते रहना। आमतौर पे देखें, हर शख्स लड़का आजकल यही है, घोड़े पे आ रहा हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं, गर्लफ्रेंड देख के मुझे इंप्रेस हो रही है, वो गर्लफ्रेंड के रिलेटिव्स मुझसे बड़े इंप्रेस हो रहे हैं। ये आमतौर पे लड़कों की आजकल, चले घोड़े की बजाय बीएमडब्ल्यू कर लें, ये लड़कों के ख़याली पुलाव हैं। अब लड़कियों के आजकल ख़याली पुलाव हैं कि जी मुझे जी सारे लोग जी मुझसे ऑटोग्राफ मांग रहे हैं, मैं एक मॉल में जा रही हूँ, सारे लोग मुझे देख रहे हैं, और जी मेरे पास इतने सारे पैसे हैं, मैंने सारी चीज़ें खरीद ली, मेरे पास हेलीकॉप्टर भी आ गया, वगैरह वगैरह। इस तरह की जेंडर डिफरेंसेस हैं ख्याली पुलाव में। अच्छा, इस वजह से भी हम ओवर थिंकिंग करते हैं कि सिर्फ ख्याली पुलाव पकाते रहना लेकिन कोई काम ना करना। अब इसका हल क्या है? बातों को अपने दिमाग में ज़्यादा ठहराया ना करें। ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर एक इंसान ने कोई अपने 20-30 साल लाइफ में ऐसे गुजारे हैं कि वो बहुत सोचता है, वो इतना टची है अपने हर रिश्ते को लेके, अपनी हर चीज़ को लेके, अपने प्रोफेशन को लेके, तो अगर कोई उसको छोड़ के जाएगा तब भी वो बहुत ज़्यादा ओवर पोजेसिव होगा, तो वो टची होगा, तो वो उसके दिमाग से नहीं निकलेगा, ठीक है। फिर अगर उसकी कोई कीमती चीज़ उससे दूर चली जाएगी या टूट जाएगी या गुम हो जाएगी, तब भी वो सोचेगा। और इसी तरह अगर वो अपने प्रोफेशन के साथ बहुत लॉयल है या उसके बॉस ने उसको कुछ ऐसा बोल दिया जो उसके लिए एक्सेप्ट करना इजी नहीं था, तो वो ब्रेन में ही इतना कुछ अपना डैमेज कर लेगा कि वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके डिफरेंट ऑर्गन्स पे भी आएगा। अब आप कह रहे हैं कि सोचना नहीं है, लेकिन ये कैसे नहीं सोचना वो भी बता दें। कैसे नहीं सोचना, ओवर थिंकिंग से कैसे हमने बचना है? देखिए, बात ये होती है कि ओवर थिंकिंग जब भी हम करते हैं ना, जैसे ये भी बात कर ली कि बॉस ने डांट दिया करियर के हवाले से, या फिर उससे पहले जी ब्रेकअप हो गया, कुछ छोड़ के चला गया या छोड़ के चली गई, अच्छा, या कोई और मसला हो गया लाइफ में। ओवर थिंकिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि कोई छोटी सी बात को हम एक्सट्रीम पे जाके सोचते हैं। मसलन बॉस ने डांट दिया, लगता है कि ये हो गया होगा, लगता है किसी ने कोई बात कर दी होगी, लगता है कि मैंने ये कर दिया, लगता है कि बॉस ही जो है मेरे साथ ठीक नहीं है। अब सारे लगने की बुनियाद पे क्या हुआ, लगता है कि अब जॉब ही छोड़नी पड़ेगी, लगता है कि करियर ही जो है जी मेरा वो ख़त्म हो गया। अब देखिए, एक छोटी सी बात को हम बिल्कुल जब एक्सट्रीम पे ले जाते हैं, मतलब कि देखिए ना, एक के बाद दो होता है, फिर तीन होता है, फिर चार होता है। ओवर थिंकर क्या करता है, एक के बाद यकदम ही 100 पे जंप कर देता है। छोटी सी बात होती है, उसको एक्सट्रीम किस्म की उसके जो इम्प्लीकेशन से हम उन चीज़ों को देखना शुरू कर दें, जिसकी वजह से हमें परेशानी होती है, बातें दिमाग में रह जाती हैं और हम सोचना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से दूसरी तरफ आ जाएं, ये जो आजकल ब्रेकअप्स वगैरह हो रहे हैं, उसने मुझे छोड़ दिया, लगता है मेरे अंदर ही कोई प्रॉब्लम होगी, लगता है मैं ही अच्छा हूं या अच्छी नहीं हूं। अब देखना, इंसानी रिलेशन है, भी दिल भर जाता है एक दूसरे का। अब ये आपकी कोई रिश्तेदारी तो नहीं थी ना, ये आजकल नौजवान जैसे सोशल मीडिया का दौर है, तो जैसे इनकी ट्रेनिंग हम कर रहे हैं, तो बस ऐसा ही होता है ना, बस किसी को हम पसंद नहीं आया, कोई हमें पसंद नहीं आया, किसी का हमसे दिल भर गया, हमारा किसी से भर गया, तो ऐसी चीज़ है। लेकिन जब हम इस चीज़ को गलत अनरियलिस्टिकली सोचते हैं, अक्सर आमतौर पर मैंने देखा है, नौजवान लड़के और लड़कियां कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा होता है, मैं ही अच्छी नहीं हूँ, मैं ही अच्छा नहीं हूँ, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, क्या मैं एम आई नॉट इनफ, किसी के लिए मैं नहीं ठीक हूँ, क्या मसला है, क्या मेरी किस्मत ही खराब है। अब जब ऐसी चीजें हम सोचते हैं जो कि बिल्कुल अनरियलिस्टिक है, अच्छा लगता है मैं इतना ना हैंडसम नहीं हूँ, अच्छा लगता है मैं इतनी ना प्रिटी नहीं हूँ, अच्छा मुझसे ज़्यादा कोई हैंडसम मिल गया होगा, अच्छा मुझसे ज़्यादा कोई प्रीटी मिल गई होगी, अच्छा ये दुनिया तो आजकल है ही मुनाफिकों की, अच्छे लोगों की तो यहाँ पे कदर ही नहीं है ना। अब देखिए ना, एक नॉर्मल सी चीज़ हुई कि दो लोग थे, जहाँ पे दोस्ती हुई वहाँ पे आपकी ख़त्म भी हो गई। अब जब जो मैंने ये सारी चीज़ें, अच्छा ऐसा हो गया, अच्छा वैसा हो गया, जब हम एक्सट्रीम पे सोचेंगे इन चीज़ों को जो कि हकीकत पे मबनी नहीं होती, तो फिर क्या होगा, फिर ये बात दिमाग में स्टक हो जाएगी। अगर इसकी बजाय हम ज़रा रियलिस्टिकली सोचें कि जी ठीक है, अगर बॉस ने डांट दिया तो रूटीन का मसला है ना जी, कभी काम हो जाता है हमसे, कोई गलती हो जाती है, वो हो सकता है बॉस का मूड खराब हो, अपनी बीवी से लड़के आया हो, या अपने हस्बैंड से लड़के आई हो, तो इस तरह से मुझे कह दिया। अब जब हम इसको रियलिस्टिकली सोचेंगे तो इतने एक्सट्रीम पे नहीं जाएंगे, हमें ओवर थिंकिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी तरह से अगर ये दूसरा जो ब्रेकअप्स के मामलात में हम अगर एक्सट्रीम पे नहीं जाएंगे, अपनी सोच को ठीक रखेंगे कि भाई बस ठीक है, मैं भी ठीक था, वो भी ठीक
थी या था तो नहीं हमें बनी। इंसान एक दूसरे से उकता जाते हैं, हम एक दूसरे के लिए थे ही नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा ही होता है, इंसानों में ऐसे ही रिलेशनशिप होते हैं, रिलेशनशिप की नौयत ही ये होती है। तो जब हम इंसान रियलिस्टिकली सोचता है तो फिर चीज़ें दिमाग में स्ट्रक नहीं होती और वो ओवर थिंकिंग के लूप में नहीं फंसा रहता। एक तो ये चीज़ होगी। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं कि मामलात रियलिस्टिक होते हैं, कुछ असल में इश्यूज़ भी होते हैं। उसका फिर ये होता है कि हम जब हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे कि मिसाल के तौर पे अगर किसी बच्चे को बच्ची को करियर की स्ट्रेस है, वो बस सोचता ही जा रहा है, सोचता ही जा रहा है, टाइम गुज़र रहा है, वो कुछ कर नहीं रहा या कर नहीं रही, तो फिर क्या होगा कि ऐसी ओवरथिंकिंग है जो कि वक़्त के साथ-साथ ज़्यादा हो जाएगी। तो कुछ जो ओवरथिंकिंग के मामलात रियलिस्टिक भी होते हैं, जैसे हमने पहले अनरियलिस्टिक मामलात की बात की, इसी तरह से कुछ रियलिस्टिक भी होते हैं। उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपको एक्शन में आना है, यानी कि काम करना शुरू करना है, जो भी आप करना चाहते हैं। देखिए, अगर कोई शख्स भी कोई काम नहीं ना करेगा, ज़रूरत जब होगी तो या फिर करियर में एंड ऑल दैट वो काम नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा? वो सोचेगा। एक इंसान जो वो फ़ारग बैठा रहेगा, तो क्या करेगा? वो सोचेगा। तो इस वजह से ये भी एक तरीका ओवरथिंकिंग को ख़त्म करने का कि आप अपने आप को एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें। फिर दूसरा ये है, अपनी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग करें, छोटी-छोटी चीज़ें। अच्छा, उसके बाद पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का सबसे बड़ा जो तरीका है वो ये है कि अपने बारे में नेगेटिव ना सोचा करें। बहुत सारे लोग जो है ना, वो अपने बारे में बुरा सोचते हैं। मैं ये ऐसा हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। असल में आपकी ज़िंदगी की जो नाकामी है, वो अपने आप के बारे में नेगेटिव सोचने से शुरू होती है। कॉन्फिडेंस जो है आपका ख़राब हो जाता है। प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में तो आपको प्रॉब्लम होती ही होती है। ये जो फिर ये गेटवे है मुख्तलिफ़ किस्म की ज़हनी व नफ्सियाती बीमारियों का। स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन जो है, उसमें आम तौर पे अपनी जो सेल्फ़ कॉन्सेप्ट है कि कोई शख्स अपने बारे में सोचता क्या है, उस चीज़ का बड़ा अमल दखल होता है। आप अपने बारे में नेगेटिव सोचेंगे, लोगों के बारे में नेगेटिव सोचना शुरू कर देंगे। आपको लगेगा कि आप बेचारे हैं, सारी चीज़ें दुनिया की होती है, आपके साथ बुरी हैं, आप इनिशिएटिव नहीं ले सकेंगे, आपको काम करने को आपका दिल नहीं करेगा, इरादा बाँधेंगे, सोचेंगे, तोड़ देंगे, वो है ना, इरादा बाँधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। अब ये जो सारी चीज़ें आप करेंगे क्योंकि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। आप अपने बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, उसकी वजह से क्या होगा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ इफेक्ट होगी, आपकी पर्सनल लाइफ इफेक्ट होगी। अब जब प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ इफेक्ट होगी तो ज़ाहिर बात है ज़हनी सेहत को इतनी अच्छी तो नहीं रहेगी। आपकी ज़िंदगी जब मुश्किल होगी तो ज़ाहिर बात है जो आपकी जिस्म पे इफेक्ट होते हैं उसके, फिर आपके ज़हन पे भी उसका इफेक्ट होता है। ये ना एक साइकिल होता है। हमारा जो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग है और हमारी जो अच्छा सोचना है खुद के बारे में, वो हमारी ज़हनी सेहत को इम्प्रूव कर दे। अब जो हमारी ज़हनी सेहत है, क्योंकि इंसान ने हर काम तो ज़हन से ही करना है, अब हम ज़हनी सेहत की बुनियाद पे अपनी ज़िंदगी गुज़ारते हैं, ज़िंदगी में कामयाब या नाकाम होते हैं। अब उसमें देखें ना कि ये एक साइकिल चल रहा है। अगर किसी की ज़हनी सेहत अच्छी होगी, उसकी ज़िंदगी अच्छी होगी। अगर किसी की ज़िंदगी अच्छी होगी, उसकी ज़हनी सेहत भी अच्छी होगी। अब देखिए ना कि आज की दुनिया में कामयाबी या नाकामी का जो मेयार है, वो आपकी जिस्मानी सेहत, यानी कि बीमार नहीं होना चाहिए, जिस्मानी ताकत नहीं है ना। आजकल हम बैलों से हल तो नहीं चलाते, वज़न तो नहीं आजकल हम उठाते, ज़रूरी तो नहीं है ना कि अपनी। आजकल के इंसान का जो ज़हनी बीमारियाँ बढ़ भी रही हैं, वो क्योंकि आजकल के इंसान का सारा काम ही दिमाग के साथ है, ज़हन के साथ है। फ़िज़िकली काम तो इतने आजकल रह नहीं गया। अब आजकल की ज़िंदगी की जो कामयाबी की ज़मानत है, चाहे वो रिलेशनशिप है या चाहे वो आपका करियर है या ओवरऑल माशरे की बात है, वो इंसान के ज़हन पे मुनस्सर है। अब ज़हनी सेहत जो है, ये आजकल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसी वजह से सबसे ज़्यादा ज़हनी बीमारियाँ भी बढ़ रही हैं, क्योंकि सारा आजकल काम ही ज़हन का, इंसान के दिमाग का रह गया है। तो ये कुछ इस तरह के मामलात हैं कि हमें अपनी ज़हनी सेहत पे आजकल फ़ोकस करना है। अगर नहीं करेंगे तो आप देखें ना, एक चीज़ है, जिस्म आपका बिल्कुल ठीक-ठाक है। आप समझे कि आपको कोई बीमारी नहीं है, आप बड़े नौजवान हट्टे-कट्टे 100 आउट ऑफ 100 हैं। फ़र्ज़ कर लें, वैसे इतनी परफ़ेक्ट हेल्थ किसी की होती तो नहीं है, लेकिन चलें मिसाल देते हैं कि किसी की 100 आउट ऑफ 100 हेल्थ है, उसका ज़हन ही ठीक नहीं है, वो क्या करेगा अपनी हेल्थ के साथ? कोई शख्स अपनी एजुकेशन के साथ, क्वालिफ़िकेशंस के साथ, अपनी जो खुदा ने उसको सलाहियतें दी हैं या उसको जितने रिसोर्सेज़ दिए हैं, सेहत दी है, उसके साथ क्या करेगा? जब तक ज़हनी सेहत ही नहीं ठीक, आप सारी अपनी एनर्जीज़ तो वेस्ट कर लेते हैं ना, सोच के, ओवरथिंकिंग करके, बगैर वजह के वसवसों में, परेशानियों में, काम कोई करना नहीं, प्रोक्रेस्टिनेशन। अच्छा, बाज़ औक़ात फिर काम होना भी नहीं। बात बहुत बड़े सारे लोग होते हैं, उनसे काम होता भी नहीं है ज़हनी सेहत ठीक ना होने की वजह से। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ आपको बताऊँ, कुछ लोगों से ना ये ज़हनी सेहत, ये भी एक इफ़ेक्ट
करती है कि कुछ लोगों से काम नहीं होता, बिल्कुल कोई मसला नहीं होता, लेकिन अपनी ज़हनी सेहत की वजह से उनसे काम नहीं होता। एक ये तो एक सिनेरियो हो गया। ये बात आप याद रखें सारे जो हमें सुन रहे हैं कि अगर आपकी ज़हनी सेहत ठीक नहीं है तो आम तौर पे काम नहीं होगा। अच्छा, लेकिन इसका दूसरा भी एक पहलू है। कुछ लोगों को कोई मसला नहीं होता लेकिन वो काम नहीं करना चाहते। अच्छा, वो ये मिसकंसेप्शन इसलिए मैं दूर करता जा रहा हूँ कि इसको आम तौर पे आजकल माशरे में बड़ा पाया जा रहा है। मेरे पास अक्सर ऐसे जो पेशेंट्स हैं वो आते हैं। तो वो लोग सिर्फ सुस्ती और काहली का शिकार होते हैं, उनको डॉक्टर की जरूरत नहीं होती। मैं आपको एक छोटा सा वाकया, अगर मुझे इजाजत दे तो मैं आपको जी सुनाता जी, हूँ। जरूर जरूर। मेरे पास क्लिनिक पे कुछ दिन पहले एक शख्स आए अपने बेटे को लेके। बच्चा था उनका, को तकरीबन कोई मेरा ख्याल 18-19 साल का। तो वो को काम वगैरह नहीं करता था और स्टडी भी नहीं कर रहा था। अब हमारे माशरे में ना एक बड़ी मिथ पाई जाती है कि अगर बच्चा काम नहीं कर रहा, आपका बिगड़ गया, स्टडी नहीं कर रहा, तो इसकी ना शादी कर दो। अब वो शरीफ आदमी ने शादी कर दी बच्चे की कि शायद सुधर जाए। जितना उनको अंदाज़ा था, जितनी आप कह लें किसी का विजन है, लोगों ने मशवरा दिया, उन्होंने शादी करी। अब जी शादी के बाद भी वो लड़का जो है वो काम नहीं कर रहा था। वो बड़े परेशान आए मेरे पास कि जी डॉक्टर साहब देखिए ना, काम भी नहीं करता, कहता जी मुझसे काम भी नहीं होता। कुछ उसने बीमारियों के सिम्टम्स भी पढ़ ली गूगल से और बताता गया कि मुझे ये मसला मुझसे काम नहीं होता एंड ऑल दैट। तो कहते हैं डॉक्टर साहब पता नहीं क्या करें, इस पे कोई असर कर दिया है किसी ने। मैं तो कह रहा हूँ शादी भी हो गई है, कोई बात नहीं, पढ़ ले, मैं आप स्टडी जो है वो फाइनेंस कर देता हूँ, कोई बात नहीं। अच्छा, मैंने ना इकरा वो बात की लड़के से, मैंने असेस किया कि उसको कोई मसला नहीं है, कोई ज़हनी मसला नहीं है, कोई इसको इमोशनल डिस्टर्बेंस नहीं है। मैंने उसको समझाया कि आपको काम करना चाहिए, कुछ करो। लेकिन वो फिर वही बात कि जी मेरे यहाँ पे दर्द होती है, मुझे साया हो गया है, मुझे जी वो जी मेरे सर में जी ये होता है वगैरह वगैरह। अच्छा, मैं असेस कर चुका था कि इस बच्चे को कोई मसला नहीं है, ये सिर्फ काम से भागने की जो है वो उसकी एक कोशिश है कि बस जी काम ना करना पड़े। एनीवेज, तो फिर जब असेस कर लिया तो मैंने कहा आप बाहर बैठो, उसके फादर को मैंने बुलाया। तो वो परेशान ऑब्वियसली बच्चा है कि कहते डॉक्टर साहब क्या मसला है, बच्चे को काम नहीं होता, इस पे कोई साया है, इसमें कोई विटामिन की कमी है एंड क्या मतला क्या है? तो मैंने उसके फादर को पता क्या कहा, इसको कोई विटामिन की कमी नहीं है, आपके बेटे को छितरों की कमी है। सही बात है। आप देखें कि ये जो बात है ना, ये मैं आपको डॉक्टर की कैपेसिटी में बड़ी संजीदगी से और ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि हर एक मसला ज़हनी सेहत का नहीं होता। कुछ लोग माशरे में होते हैं जिनको सिर्फ़ और सिर्फ़ छितरों की कमी होती है, और वो कमी जो है ना, वो सिर्फ़ वालिद पूरी कर सकता है, वो कमी कोई डॉक्टर पूरी नहीं कर कोई नहीं सकता। कर सकता। डॉक्टर अपने बच्चों की पूरी कर सकता है, लेकिन किसी की नहीं कर सकता। लेकिन इसका एक दूसरा एंगल भी है कि हर एक मसले में इंसान जो है वो ड्रामा नहीं कर रहा होता। कुछ ऐसे मामलात होते हैं और ज़्यादातर मामलात ऐसे होते हैं, ये जो मैंने बात बताई, ये तो मैंने जस्ट एक एंगल, एक दूसरा एंगल एक्सप्लोर करने के लिए बात की। लेकिन ज़्यादातर मामलात में ये होता है कि जो भी लोग हैं वो जानबूझ के नहीं कर रहे होते। अगर किसी को वहम होते हैं, किसी को अंदेशे हैं, किसी को परेशानी है, किसी से काम नहीं हो रहा, किसी को चीज़ें वगैरह दिखाई देती हैं, तो ज़्यादातर केसेस में वो ड्रामा नहीं कर रहा होता। ये लोग आमतौर पे समझते हैं ना कि ये ड्रामा कर रहा है, लो जी छोटी-छोटी बात पे ऐसे ही परेशान होता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो छोटी-छोटी चीज़ों पे जो लोग परेशान होते हैं, ये उनके बस में नहीं होता। जो लोग 100 दफ़ा दिन में हाथ धोते हैं, आप उनको जितना मर्ज़ी डाँट लें, ये उनके बस में नहीं है। जो लोग बार-बार लॉक चेक करते हैं या बगैर वजह के परेशान रहते हैं, कुछ लोग देख के उनको कहते हैं कि जी वो ये क्या कर रहे हो, ऐसे ही वहम करते हो, ड्रामे ना करो, तमाशे ना करो, लोग ऐसे कहते हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड ये उनके बस में नहीं है। आप उनको जितना मर्ज़ी कर लें, आप उन पे सख्ती करके उनकी बीमारी को बढ़ा ज़रूर देंगे, ठीक नहीं करेंगे। वो ड्रामा नहीं कर रहे होते ज़्यादातर केसेज़ में, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। आपके पास ऐसे कौन से वर्स्ट केसेस आए हैं जिसमें आपने देखा कि ये बहुत मेरे लिए वर्स्ट था, कि मेरे पास पेशेंट आया और वो ऐसी एक्ट्स कर रहा था या ऐसी चीज़ें कर रहा था कि मैं भी परेशान हो गया कि यार हेल्थ वाइज इतना डैमेज हो गया है स्ट्रेस से या डिप्रेशन से? हमारे दिमाग में तकरीबन कोई 150 के करीब बीमारी हैं। अब उस 150 बीमारियों में से उसकी आगे कैटेगरीज़ हैं। अगर हम सिर्फ दिमाग की बीमारियों की, ज़हन की बीमारियों की बात करें तो ये तकरीबन 500 से ज़्यादा बन जाती हैं। अब जो एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन है, ये तो कॉमन है और ये इसको कहा जाता है कि छोटे मसले हैं। एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन छोटी बीमारी है।
वर्स्ट केसेस में आप देखें स्किज़ोफ्रेनिया एक बीमारी है, फिर ऑटिज़्म के मसले हैं, कन्वर्जन डिसऑर्डर है, साइकोसिस है, ये मतलब मुख्तलिफ किस्म की ज़हनी व नफ्सियाती बीमारी है। डिप्रेशन, एंग्जायटी, स्ट्रेस ये इतनी सीवियर मसले नहीं होते। लेकिन अगर हम बात करें स्किज़ोफ्रेनिया की, तो आमतौर पे कुछ लोगों को परियां नज़र आती हैं, उन पे आशिक होती हैं। कुछ लोग होते हैं, उनको जिन-भूत नज़र आते हैं। कुछ लोग होते हैं, उनको दौरे पड़ते हैं, फिट्स। वो कमज़ोर सा लड़का-लड़की होती है, वो ऐसे करके चीज़ें उठा के ऐसे करके फेंक देता है, तो लोग कहते हैं, "देखें डॉक्टर साहब, ये तो भूत ही है ना, ये तो चुड़ैल ही है ना, नहीं तो इतने कमज़ोर से लड़के-लड़की में इतनी ताकत कहाँ पे आ गई?" ये भूत चुड़ैल नहीं होते, ये बीमारी होती है। इसको हम मैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। ऐसे अक्सर पेशेंट आते हैं। एक दफ़ा एक पेशेंट था, उसने सोफ़ा, बिल्कुल इतना बड़ा सोफ़ा, एक लड़की थी, बिल्कुल, बिल्कुल स्मार्ट सी, वो इतना सोफ़ा उठा के उसने ऐसे करके फेंक दिया। तो सारे लोग जो हैं जी, वो कोई अपना जो भी उनको चिल्ले वगैरह आ रहे होते हैं, वो करना शुरू कर दिए। तो मैंने उनको कहा रिलैक्स, इट्स ओके, कि कोई भूत-प्रेत नहीं है, ये मैनिक डिसऑर्डर है, इसके लोगों में एनर्जी आ जाती है, ये कोई मसला नहीं है। ऐसे लोग। अच्छा, उसके बाद फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको बड़े अपने तौर पे वहम होते हैं कि मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ हूँ, होता है ना कि बड़ा आला चीज़ हूँ, मैं कोई आला हस्ती हूँ, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं ज़हन में। ये आमतौर पे एक वर्स्ट केसेस होते हैं। अच्छा, एक छोटा मसला होता है, लेकिन बाय इम्प्लीकेशन वो बड़ा वर्स है। अक्सर हमने सुना होगा नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी। जगह-जगह पे नार्सिसिस्ट आमतौर पे पाए जाते हैं। तो आमतौर पे ये मर्दों में ज़्यादा पाए जाते हैं, इससे घर वगैरह भी ख़राब होते हैं। अब ये जो नार्सिसिस्ट है, ये कोई बहुत बड़ा स्किज़ोफ्रेनिया या इस तरह ऑटिज़्म वगैरह जितना बड़ा मसला तो नहीं है, लेकिन बाय इम्प्लीकेशन ये बहुत बड़ा मसला है। ये लोग सुधरते ही नहीं हैं। अच्छा, एक्सेप्ट ही नहीं अपने आप को करते, और घरों के घर ख़राब हो रहे हैं इसकी वजह से। इनको कहा जाए आप में ये टेंडेंसीज़ हैं, वो मानते ही नहीं हैं। ये इसको हम कहते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इतने सीवियर तो नहीं होते, लेकिन इनमें सबसे जो बड़ी बात है, जो इनको सीवियर बना देती है, कि ये लोग मानते नहीं है कि इनको कुछ है। अक्सर लोग देखा होता है ना एक माशरे में, कि जी उनको तो लगता ही नहीं कि उनको कोई बीमारी है। ये जितने भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के तकरीबन कुछ 12-13 के करीब बीमारी हैं, कोई नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, फिर कोई बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, इस तरह की मुख्तलिफ इसकी ये बीमारियाँ। अब ये लोग मानते नहीं हैं। अब मानेंगे नहीं तो इलाज नहीं होगा। अब अगर फ़र्ज़ करें कि हस्बैंड नार्सिसिस्ट है, और वो जी उसने अपनी वाइफ़ को तंग करके रखा हुआ है, कोई छोटी-छोटी बात, "चुप करो, तुम्हें क्या पता हो, मैं ये, मैं वो" वगैरह-वगैरह, या कोई रिलेशनशिप आमतौर पे नार्सिसिस्ट ज़्यादा डैमेज करते हैं। वो सामने वाले की मेंटल हेल्थ को तबाह कर देते हैं। कोई काम करना नहीं, अक्सर आपने ऐसे लड़के देखे होंगे, काम-कुम करना कोई नहीं है, ऐसे ही ईगो, बगैर वजह की ईगो। अच्छा, फिर ऐसा था कि इनसे लड़कियाँ ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। ये मुझे अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, ये जो नार्सिसिस्ट हैं, इनसे लड़कियाँ कितनी इम्प्रेस होती हैं? ये मैं आपको बता देता हूँ। लड़कियां रेड फ्लैग्स की तरफ ज्यादा जाती हाँ, हैं, उन्हें आप देखें ग्रीन ना, फ्लैग्स नजर नहीं आप आते। देखें ना रेड फ्लैग की तरफ लड़कियाँ क्यों जाती है। ये बाय द बहरहाल ये एक ज़हन का मसला है, मैं आपको बताता हूँ। आम तौर पे ना जो नार्सिसिस्ट होते हैं, वो होते कुछ नहीं है, फूँ-फाँ उनमें बड़ी होती है। मैं ये ये ऐसे करके बड़ी-बड़ी बातें करेंगे। अब लड़कियाँ जो है ना, वो इस कॉन्फिडेंस को कॉम्पिटेंसी के साथ कन्फ्यूज़ कर देती हैं। हम्म। अब देखें ना, लड़कियां अभी ऐसा नहीं होती कि रेड फ्लैग को देखती नहीं है या रेड फ्लैग वाले के साथ रहना चाहती हैं। आजकल लड़कियां भी बहुत जो है वो स्मार्ट हैं, ऐसी बात नहीं है। मसला ये होता है कि जो लड़कियां होती हैं, वो कॉन्फिडेंस, जो कि फॉल्स कॉन्फिडेंस नार्सिसिस्ट में होता है, उसको कंपिटेंसी से कंफ्यूज कर देती हैं कि अच्छा इतनी बातें कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। तो अब ये जो कुछ ना कुछ होगा, इससे वो हम कंफ्यूज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो लड़की हैं वो ज़्यादातर नार्सिसिस्ट की तरफ जाती हैं। अब देखें, एक चीज़ है, जब भी हम रिलेशन बनाते हैं, ख़ासतौर पर अगर लड़कियों की बात करें, तो लड़की यही चाहती है कि जी जो जिसके साथ भी मैं रिलेशनशिप में हूँ, एंड पे अगर शादी हो, तो वो एक बेहतर इंसान हो, उसका एक सोशल स्टेटस हो, उसका एक फाइनेंशियल स्टेटस हो, वो मुझे प्रोवाइड कर सके, उसके साथ रिश्ता में होने की वजह से मेरी इज़्ज़त हो और ज़िंदगी ठीक गुज़रे। सारी लड़कियाँ यही चाहती हैं ना, वो एन्जॉय करें हम एंड ऑल दैट। अच्छा, अब ये चीज़ें उनको ये लगता है कि ये नार्सिसिस्ट से मुझे मिलेंगी, जो कि गलत है। वो कैसे? कि क्योंकि नार्सिसिस्ट जो है वो अपने आप में बड़ा कॉन्फिडेंट होता है, बातें सुन ले इनकी, ऐसे बातों में किले फतेह इन्होंने कर दिए होते हैं। अब लड़कियां ही शायद ये समझती हैं कि जो बातें कर रहा है, ये जो फॉल्स कॉन्फिडेंस है, ये शायद इतना कॉम्पिटेंट भी है, तो जो मैंने ख्वाब सजाए हुए हैं वो इसके साथ बड़े आसानी से पूरे होंगे।
और वो कॉम्पिटेंसी होती नहीं वो है। कॉम्पिटेंसी होती नहीं है। इसी वजह से नार्सिस में जितनी जल्दी रिलेशनशिप बनते हैं उतनी जल्दी खत्म भी हो जाते हैं। आज देखें ना, आजकल डाइवोर्स खुला जो है वो रिकॉर्ड पे है, खुला ज्यादा हो रहा है, और खुला जो है वो हो रहा है ज्यादा लव मैरिजेस में। क्यों हो रहा है? पहले नार्सिस से हम लोग लड़कियां अट्रैक्ट हो जाती हैं कि कुछ होगा, उसके बाद जब थोड़ी देर बाद पता चलता है ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ बातें ही करने में थे, जिसको कहते हैं ड्रामेबाजियां करने में था। अब इस वजह से फिर रिश्ते जो हैं हमारे वो जल्दी खत्म भी बिल्कुल हो ठीक जाते है। हैं। मुझे ये बताइएगा डॉक्टर अली अजमल कि जब मेंटल पीस ख़राब होता है, मैं अपनी बात कर लेती हूँ कि जब कभी मुझे स्ट्रेस होता है या मुझे ऐसा लग रहा होता है कि अब मेरा जो है ना माइंड थक रहा है और अब जो है ना मेरी कैपेसिटी डाउन हो रही है, तो मेरे साथ ये होता है कि मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मेरी बॉडी में जान नहीं है, मुझे सोने में मुश्किल होती है, या मैं बहुत ज़्यादा सोती हूँ या फिर मुझे नींद नहीं आती, ठीक है, या मुझे ख्वाब बहुत ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाता है। मतलब अगर 10 मिनट के लिए भी आंख लगेगी और मेरे माइंड में कुछ चल रहा है, ओवर थिंकिंग चलती जा रही है किसी भी चीज़ को लेके, किसी सिचुएशन को लेके, तो मैं 10 मिनट के लिए सोऊंगी, कोई ख्वाब आएगा, मैं डर के उठ जाऊंगी। ठीक है, मेरा खाना पीना इतना डिस्टर्ब हो जाता है, इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि मैं बाइट मुंह में रखती हूँ, मेरे हलक से नीचे नहीं जाती। मुझे बहुत बहुत कोशिश करके, मेहनत करके खाना खाना पड़ता है, और 3-4 बाइट्स के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरा स्टमक फुल हो गया। ये मेरा पीक स्ट्रेस है कि अब मैं जो है ना स्ट्रेस के पीक पे हूँ। तो फिर ये सारी जो चीज़ें आपकी बॉडी चेंजेस उस टाइम पे हो रही होती है, उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि हम बहुत थोड़े टाइम में अपने आप को इन सारी चीज़ों से निकाल लें? जी बिल्कुल, देखिए जब स्ट्रेस या एंग्ज़ायटी हमारी पीक पे होती है, तो मुख्तलिफ़ किस्म के इंसान रिएक्शन करता है। उस स्ट्रेस को कोप करने के लिए बहुत ज़्यादा भूख लगेगी या बहुत कम भूख लगेगी, नींद बहुत ज़्यादा आएगी या ज़्यादातर मामलात में नींद बिल्कुल नहीं आएगी। कुछ लोगों का लोगों से बातें करने को दिल करेगा, कुछ लोगों का अकेले रहने, आइसोलेट होने को बिल्कुल, दिल करता है, ठीक ज़्यादातर है। लोगों का आइसोलेट होने को दिल आइसोलेट करता है, होने को दिल और करता है, कुछ काम करने को दिल नहीं करता। शोर, हमें थोड़ा-सा शोर भी बहुत नहीं ज़्यादा बर्दाश्त होता। लगता है, बर्दाश्त नहीं होता, और बिल्कुल चाहते हैं कि बस एक जगह पे जाके बैठ जाएँ। कुछ लोगों को फिर रोना वगैरह आता है, कुछ लोग जो हैं वो रो भी नहीं सकते आमतौर पे, मर्द जो हैं। अच्छा, कुछ कुछ का अगर ज़्यादा मसला हो जाए ना, तो उनको रोना भी नहीं आता। अगर एक हद से ज़्यादा हम परेशान हों, तो तो फिर फिर रोना रोना भी भी नहीं नहीं, आता। वो है आंसू ना भी कि नहीं आते, एग्ज़ैक्टली, फिर आंसू भी नहीं साया भी आते। साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई, रोना चाहूँ लेकिन आंसू ना आएँ ऐसी हाँ, है तन्हाई। तो बिल्कुल। आमतौर पे कुछ इस तरह के मसले वगैरह हो जाते हैं। अब इसको हैंडल कैसे करना है? जब भी कोई ऐसा मसला हो, सबसे पहले हमने कोशिश करनी है कि अपनी थिंकिंग में एक्सट्रीम पे ना जाएँ, कि छोटी-सी बात होगी, उसको जीने-मरने का मसला ना बना लें, उसको अपनी ईगो का मसला ना बना लें। और जैसे मैंने बताया कि 1 के बाद 2 होता है, 3 होता है, फिर 4 होता है। एक्सट्रीम पे नहीं सोचना कि इसकी वजह ये है। जब हम एक्सट्रीम पे सोचते हैं, तो छोटी-सी बात को हमारा दिमाग ज़्यादा बड़ा कर देता है। एक तो ये करना है। दूसरा फिर हमने ये करना है कि फौरी तौर पे अपने आप को कूल डाउन करना है। देखिए अक्सर पता है होता क्या है? 5-6 सेकंड में सारा कुछ होता है। अगर आपके साथ कोई चीज़ हुई और उस पे आपने रिएक्ट किया, वो पहले वाले कोई 5, 6, 10 सेकंड ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने ये 10 सेकंड कंट्रोल कर लिए, तो फिर आप उस लूप होल में नहीं फँसेंगे। इवन कि अगर किसी को ओवरथिंकिंग का भी मसला है, तो 10 सेकंड पहले कंट्रोल कर लें, आप लूप होल में नहीं जाएँगे। कोई मसला हुआ, इंसान है, ज़िंदगी है, मसले होते रहते हैं। तो अपने ज़रा माइंडसेट को थोड़ा-सा हमने शिफ्ट करना है कि जिनके हौसले कम हों, वो तेरा साथ क्या देंगे? ज़िंदगी इधर तो आ, हम तुझे गुज़ारेंगे। तो वो क्या हो जाएगा? तो जस्ट टेक इट ईज़ी। कोशिश करनी है कि चीज़ों को जितना परेशान होने की ज़रूरत है, या जितनी जिस चीज़ की ग्रेविटी है उतना लें। थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो जाता है। लेकिन देखें, बात हर जो टाइम होता है, ये हर मसला वो जीने-मरने का मसला नहीं होता। आप देखें, जो भी हमें सुन रहे हैं, अब तक कितनी दफ़ा आप इतने परेशान हुए होंगे कि अब कहें जी ये जी एंड है जी, इससे बुरी बात तो कोई हो ही नहीं सकती, ये तो जी जीने-मरने का सवाल है। लेकिन फिर भी आप सर्वाइव कर रहे हैं। तो इसके अलावा आप देखेंगे बहुत सारे टाइम ऐसा आया होगा आपकी लाइफ में कि जब आपने देखा होगा कि ये तो बहुत टफ टाइम है, इससे मैं कैसे गुजरूंगा, ये तो नामुमकिन है, ये तो किस मसले में फंस गया, लेकिन उससे भी हम निकल आते हैं। जो अभी लोग जिंदा हैं, सुन रहे हैं, जारी बात है उन टाइम से निकले हैं, तो तभी आप ठीक ठाक बैठे हुए हैं ना। तो जब एक्सट्रीम पे नहीं जाना, थोड़ा सा अपने आप को पॉज देना है, रियलिस्टिकली सोचना है कि कुछ नहीं होता, चीजों को कंफ्यूज नहीं करना, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, चीजों को एक प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में देखना है, आप उससे निकल आएंगे। अगर 1 महीना आपने अपनी हेल्थ इतनी डैमेज कर ली है, ये सारा कुछ सोच के, सदमे से गुज़ार के, और वो सारा कुछ आपने अपने अंदर इतनी ज़्यादा डेफिशिएंसीज़ पैदा कर ली हैं। जब कोई, अब ज़ाहिर है किसी के पेरेंट की डेथ हो जाए, तो वो हम इतनी जल्दी कूल डाउन नहीं हो सकते। ये हमें बातें ही लग रही होती हैं, फ़र्ज़ी बातें लग रही होती हैं, जिस पे गुज़र रही होती है, वो उस टाइम
माइंड जिस कैफियत में होता है उसको हम जितना भी ये सारा कुछ सुना दें उसे समझ नहीं आता। बिल्कुल ठीक, ठीक है, एग्री। अब किसी ने अपने पेरेंट को खोया है, ठीक है, अब वो दिन रात रोता है, वो दिन रात परेशान रहता है, वो दिन रात अपने आप को अजियत दे रहा है, कुछ खा पी नहीं रहा, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, और उसके अंदर जितना डैमेज हो चुका है हेल्थ वाइज, तो वो उसको कैसे कवर जी करेगा? बिल्कुल। देखिए ये दूसरी बात है, जो किसी का लव्ड वन की डेथ होना, कोई पेरेंट की या इस तरह कोई बड़ा मसला होना, ये ट्रॉमा होता है। ये स्ट्रेस एंग्जाइटी जिससे हम मैंने आपको जो टेक्निक्स बताई वो स्ट्रेस और एंग्जाइटी में इफेक्टिव होती हैं। ये जो हम बात करेंगे ये ट्रॉमा है। अच्छा, अब इंसान है तो ट्रॉमा तो होगा, किसी के भी पेरेंट्स की डेथ हो जाती है या कोई भी ऐसा मसला हो जाता है तो इंसान को ट्रॉमा होता ही है, सारे इंसानों को होता है। अच्छा, अब ट्रॉमा के ना मुख्तलिफ रिएक्शंस होते हैं। पेन हम महसूस करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के हमारे बिहेवियर में मसले वगैरह शुरू हो जाते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं ना। अब इशू ये होता है कि ट्रॉमा में आपको पेन होनी चाहिए, आपको सफ़र करना चाहिए। ट्रॉमा में मसला ये होता है कि जब हम सफ़र नहीं करते, अपने आप को रोने की या परेशान होने की इजाज़त नहीं देते, उसकी वजह से ये ट्रॉमा ज़्यादा हो जाता है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि ये कैसे हो सकता है, इंसान रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। अच्छा, रियलिटी को एक्सेप्ट ना करना भी कोई बुरी बात नहीं होती कि अगर किसी को ऐसा मसला हुआ, 1, 2, 4 दिन के लिए आप रियलिटी को एक्सेप्ट ना करें तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप रियलिटी में वापस आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों की शख्सियत ऐसी होती है कि वो रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होते, जो कि अनहेल्दी है। जैसे मैंने बताया कि कोई मसला हो जाए, आपको पेन होना, आपने सफ़र करना, आपको इश्यूज होना, ट्रॉमा होना, ये बिल्कुल नॉर्मल है। अपने आप को दर्द महसूस करने की इजाज़त दें, अपने आप को रोने की इजाज़त दें। आप कोई सुपरमैन नहीं है, कोई इंसान सुपरमैन नहीं है। अगर आपको मसला हुआ, किसी चीज़ की वजह से आपको दुख, दर्द, तकलीफ हुई, तो उसको डिनाई ना करें। ये तो हमने बड़ी ट्रॉमा की बात की, छोटे छोटे ट्रॉमाज भी आमतौर पे होते हैं, डिनाई ना करें। अच्छा, मेरा क्या गया, आमतौर पे ये नौजवान ऐसा करते हैं, ब्रेकअप हो गया, मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ा, मेरा क्या गया, योर लॉस, कोई बात नहीं, मैं तो दूसरा कोई देख लेती हूँ या दूसरा कोई देख लेता हूँ, अब ऐसा नहीं होता। इंसान को ट्रॉमा होता ही होता है, ये इंसान की ज़हनियत की साख्त ही अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई है। अब डिनायल में जाने की बजाय आप रियलिटी को एक्सेप्ट कर लें, और फिर जब एक्सेप्ट करते हैं तो फिर उसमें ज़रा रियलिस्टिकली एक्सेप्ट करें। ऐसी चीज़ें ना बनाएं कि जो आपके लिए ही खुद अपने आप ने आप मुश्किलात में आपने अपने आप को डाल दिया। अनरियलिस्टिक चीज़ें, बड़ी एक्सट्रीम पे थिंकिंग। तो रोना, ट्रॉमा महसूस करना, वो एक नेचुरल चीज़ है। ट्रॉमा को डिनाई करना, कुछ नहीं हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है, या उसके ऊपर लेयर दर लेयर इमेच्योरिटी की और अनरियलिस्टिक, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, अनरियलिस्टिक चीज़ों की लेयर जो है वो डालना, वो एक कहते हैं ट्रॉमा से नेगेटिव कोपिंग होती है। तो अगर किसी को ये मसला हुआ है तो कोई बात नहीं, आप रो लें, आप पेन को महसूस करें, करनी चाहिए। दिल ही तो है, कुछ संगो खींच तो नहीं, रोएंगे खूब जब रुलाएगा कोई, तो कुछ भी मसला है, रो लेना चाहिए। अच्छा, बाय द वे, इसमें मैं एक और चीज़ बताऊँ, ये आजकल ना मर्दों के लिए मैं थोड़ी-सी आसानी पैदा कर दूँ। कुछ लोग कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता, ये बिल्कुल गलत बात है। और जी, जो मर्दों को भी दर्द होता है, और कुछ लोग कहते हैं जी मर्द रोते नहीं हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मर्द रोते नहीं, इस वजह से फिर हार्ट अटैक करवा के बैठ जाते हैं। हाँ। और अच्छा, वैसे ना ये बड़ी एक माशरती चीज़ है कि औरतों को हक है रोने का। रो लेती हैं, कोई बात नहीं, मर्द रोता तो कमज़ोर हो जाता है। ऐसा ना किया करें, मैं डॉक्टर की कैपेसिटी में सारे मर्दों को कहना चाहता हूँ, अगर रोने को दिल करे तो किसी के सामने ना रोएँ, आप मर्द हैं, अलग में जाके रो लिया करें, इससे आपको हार्ट अटैक नहीं होंगे। नहीं, किसी के सामने भी रो ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रोना जेन्युइन होना देखिए, चाहिए ना। छोटी-छोटी बात चीज़ों ये है पे कि औरतों की तरह रोएगा तो वो तो फिर ऑकवर्ड अगर लगेगा। अगर मैं मर्दों को ये मशवरा दूँगा ना कि किसी के सामने रो लें, तो वो मेरी बात मानेंगे नहीं ना। वो हाँ। कहेंगे डॉक्टर साहब ये क्या कह रहे हैं? तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, मर्दों रोना की ईगो भी अच्छा रह होता जाए। है, नहीं, अच्छा मर्द होता तो है। अच्छी बात नहीं है कि मर्दों की ईगो भी रह जाए और उनको दिल के दौरे से भी बच जाएँ। देखिए ना, आजकल कितने लोग मर्दों को दिल के दौरे पड़ रहे हैं। बिल्कुल वो इस ठीक है। वजह से पड़ रहे हैं ना कि रोते नहीं हैं। औरतों का, अच्छा, ये औरतों का एक है बड़ा कि रो लेती हैं, जो भी दिल की बात हुई कह कू के गुज़ार कर ली, और उसके बाद फिर वो इधर-उधर बात-वात भी कर ली। मर्द जो है वो अपनी शर्मो-शर्मी में बात ही नहीं करता। अच्छा, करूँगा तो मुझे लोग जज करेंगे, अच्छा रोऊँगा तो लोग ये करेंगे। अच्छा, वो करता-करता ना अपने आप को बेचारा हार्ट अटैक करवा के बैठ जाता है। आजकल आप देख लें कि मर्दों में कितने ज़्यादा हार्ट अटैक के मसले हो रहे हैं, तो ये इसकी एक बड़ी वजह ये भी है। तो मैं समझता हूँ कि चलें, अगर आपकी मर्दानगी से मसला होता है तो किसी के सामने ना रोएँ,
अलहदा से रो लिया करें, कोई बात नहीं। कुछ लोग ज़माने में ऐसे भी तो होते हैं, महफ़िल में हँसते हैं, तन्हाई में रोते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बहुत हमने सीखा कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन जो है, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बेसाख्ता हम अपने ऊपर हावी करते हैं और जिसकी वजह से हम हेल्थ वाइज डिफरेंट प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं। इंशाल्लाह जितने हमने डिसऑर्डर्स डिस्कस किए हैं वो वन बाय वन करके नेक्स्ट एपिसोड्स में हम कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी ऑडियंस को इससे फ़ायदा हो। एंड पे कोई मैसेज देना चाहते हैं ये एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन के लिहाज से, तो प्लीज़। देखिए, मैसेज यही है कि ज़िंदगी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। सेहत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। अपनी सेहत का ख़्याल रखें, अपने मामलात को ठीक करें। इंसान ने खुद ही अपनी ज़िंदगी बाज़ औक़ात पेचीदा बनाई होती है। अगर जो भी हमें सुन रहे हैं, वो सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी की तरफ थोड़ा गौर करें और देखें कि इसमें कितने मामलात ऐसे हैं जो वाक़ई ही मसले वाले हैं और कितने ऐसे मसाइल हैं जो कि आपने खुद हमने बनाए हुए हैं। इंसान अक्सर ईगो में मसले बना लेता है, अपनी अनरियलिस्टिक थिंकिंग में अपनी ज़िंदगी को मुश्किल पेचीदा कर देता है, कभी रिश्तेदारों की वजह से या किसी भी वजह से अपने आप में एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बोझ लाद देता है। आज इस बात को आप देखें, ज़रा थोड़ा-सा अपना मुहासबा करें, अपने अंदर झाँकें कि कितने ज़्यादा ऐसे बोझ हैं जो आपने खुद ही गैर ज़रूरी तौर पे अपने ऊपर लादे हुए हैं। वो आज के हो सकते हैं, वो माज़ी के हो सकते हैं कि माज़ी की बहुत सारी चीज़ें जो कि आज की ज़िंदगी में जिसका कोई मतलब नहीं रह गया, वो हम अपने ऊपर सवार करके चल रहे होते हैं। वो मुस्तक़बिल की गैर ज़रूरी किस्म की फ़िक्र हो सकती है या आपकी कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जिसका कोई आपकी लाइफ में होने या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने ऊपर एक ज़रूरत से ज़्यादा बोझ डाला है। ऐसा ना करें, अपने ऊपर जो सारे गैर ज़रूरी बोझ हैं वो आज उतार के फेंक दें। अपनी सारी एनर्जी सिर्फ़ उन्हीं बोझ पे लगाएँ या उन्हीं ज़िम्मेदारियों पे लगाएँ जो आपको निभानी चाहिए और जो आपको वाक़ई जो हकीकत पे मबनी है। आज सिर्फ़ इतना करके देखें, मुहासबा करें अपना और सारी गैर ज़रूरी चीज़ें अपने दिमाग से, ज़िंदगी से निकाल के फेंक दें। अपनी ज़िंदगी देखें कितनी सादा हो जाएगी और अपनी सेहत और ज़िंदगी देखिएगा कितनी अच्छी होगी। आई होप कि इस पॉडकास्ट की मदद से आपको बहुत सारे ऐसे वेज मिले होंगे कि जिसमें आप स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन से निकल सकते हैं। अगर इसी से रिलेटेड आपका कोई भी और सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इसी के साथ साथ इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों की भी आपकी वजह से हेल्प हो सके। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ हेल्थ वाइज कंटेंट बनाती हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो सुनो पॉडकास्ट हेल्थ को सब्सक्राइब करें।